हाय हेलो एवरीवन। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं यूपी एपीओ की, तो ये उसी के चलते आगे हम यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट को पढ़ रहे थे। तो उसी को आगे हम पढ़ेंगे। हमने इससे पहले पैरा 1 to 17 पढ़ा था। अब आगे के जो पैराज है उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यूपी एपीओ की कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जा रही है। और इन वीडियोस के साथ आप 21 अगस्त तक बने रहिए। हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे और यूट्यूब के ऊपर आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा और यूपी एपीओ की पूरी तैयारी करेंगे, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी, जो लॉ का पेपर है, जो जीके का पेपर है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो अगर आपको पैरा 1 से 17 में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका वो डाउट क्लियर जरूर कर दूंगा। बेसिकली इसके अंदर हमने जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे उनकी पावर के बारे में पढ़ा था कि जो आईजी होते हैं, एआईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, ठीक है, कमिश्नर होते हैं, उसके बाद डीएम होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, असिस्टेंट एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। इन सब के बारे में, इनकी पावर्स, इनकी ड्यूटीज, इनके फंक्शंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। कोई भी डाउट रहता है चाहे उस वीडियो में कमेंट कीजिए चाहे यहाँ कीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसको। अब हम आते हैं चैप्टर 2 के ऊपर। चैप्टर 2 के अंदर हमें क्या दे रखा है, जैसा कि हमने देखा था कि कितने पार्ट हैं। ये पार्ट 1 चल रहा है हमारा। पार्ट 1 के अंदर हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब ये चैप्टर 2 के ऊपर आ गए हैं हम। चैप्टर 2 के अंदर पैरास 18 से 24 तक कंटेन है, जिसके अंदर हमें रिजर्व इंस्पेक्टर एंड रिजर्व सब इंस्पेक्टर के बारे में बता रखे हैं कि इनके क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब कुछ हमने देखना है। तो सबसे पहले तो रिजर्व इंस्पेक्टर होता कौन है। तो रिजर्व इंस्पेक्टर कौन होता है, इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रिजर्व लाइंस। यानी कि जैसे अगर एक एसपी ही हैं, उनको अगर आप एक ड्यूटी दे देते हो, किस चीज़ की ड्यूटी दे देते हो कि जो भी आर्टलरीज हैं या जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स को मेंटेन करना है, उस वो सारी ड्यूटीज जो होती हैं एक तरीके से वो रिजर्व इंस्पेक्टर को बोल दी जाती है कि अब उनको रिजर्व इंस्पेक्टर बोल दिया जाता है। तो अब इनकी क्या ड्यूटीज होती है रिजर्व इंस्पेक्टर की। ही मस्ट टेल ऑफ एंड इंस्पेक्ट ऑल गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिजर्व लाइन एंड सी दैट ऑफिसर इन कमांड आर थॉरली एक्वेंटेड विद देयर ड्यूटीज। की जो भी ऑफिसर इन कमांड है उनको अपनी ड्यूटीज के बारे में पता है। जितने भी गार्ड्स हैं, एस्कॉर्ट्स हैं रिजर्व लाइन के लिए, जो भी जरूरी हैं, वो सारे के सारे हैं वहां पे। उनको इंस्पेक्ट करने का काम किसका है, रिजर्व इंस्पेक्टर का काम है। ही शेल परेड एनी पार्टी ऑफ पुलिस अबाउट टू बी सेंट आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट किट विद देम। जो तो डिस्ट्रिक्ट किट के साथ जिस भी पुलिस पार्टी को भेजना है उनकी परेड करवा सकता है रिजर्व इंस्पेक्टर जो होता है। ही शेल सी दैट द डेली रोल कॉल इज हेल्ड, की डेली जो डेली बेसिस पे रोल कॉल होता है वो वहाँ पे रिजर्व लाइन के अंदर हो रहा है। देन ही मस्ट सी दैट रोस्टर ऑफ ड्यूटीज इज करेक्टली मेंटेन, की जो ड्यूटीज का रोस्टर है वो सही से मेंटेन हो रहा है बाय कंपनी कमांडर्स फॉर ऑल ऑफिसर्स एंड मेन ऑफ द आर्म पुलिस एंड फॉर सच of civil police as are posted in the reserve lines, and he is personally responsible that the duties of all men in the reserve are correctly and fairly distributed। तो ये एक तरीके से पूरा जो भी रिजर्व लाइन के अंदर जिन भी ऑफिसर्स को रिजर्व्स के अंदर यहाँ पे भेजा गया है उनको पूरा कंट्रोल करना, ये सारी चीजें चेक करना, ये सारा काम किसका होता है, रिजर्व इंस्पेक्टर का होता है। किसका होता है, रिजर्व इंस्पेक्टर का होता है। ठीक है, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम अबव ड्यूटीज मेंशन इन अंडर पैरा 18, रिजर्व इंस्पेक्टर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फॉलोइंग। तो पैरा 18 में तो दी गई है, उसके अलावा ये कुछ पैराज है जिनके अंदर इनकी और ड्यूटीज दे रखी है रिजर्व इंस्पेक्टर की। तो क्या क्या है, रिजर्व इंस्पेक्टर रिस्पांसिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ क्लोथिंग, अकाउंटमेंट्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, टेंट, स्टोर्स इन द रिजर्व। तो जितनी भी ये चीजें हैं ना वहाँ पे, क्लोथिंग हो गई, आर्म्स एम्यूनिशन हो गए, टेंट हो गया, स्टोर हो गया रिजर्व के अंदर, उन सबको एक तरीके से सेफ कस्टडी में रखना, ये किसकी ड्यूटी बनती है, रिजर्व इंस्पेक्टर की ड्यूटी बनती है। एंड फॉर द करेक्टनेस ऑफ द रजिस्टर्स मेंटेन फॉर देम, और इसके अलावा कोई जो डेली रोल कॉल का रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, इन चीजों के लिए रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, तो उन सबको मेंटेन करने की, वो सही से मेंटेन हो, किसकी जिम्मेदारी बनती है, आरआई की जिम्मेदारी बनती है। देन आरआई रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो रिक्रूट्स की ट्रेनिंग के लिए, अगर कोई रिक्रूट्स आ रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग कराने के लिए कौन होता है, आरआई जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सरसाइज ऑफ द होल फोर्स इन द ड्रिल, तो जो भी उनको इंस्ट्रक्शन देनी है किस तरीके से ड्रिल चलेगी, तो वो सारी चीजें कौन करवाता है, आरआई कराता है। तो ये रिजर्व के अंदर सारा मैनेजमेंट का काम, सारा सुपरविजन का काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरआई के ऊपर होती है। और इसके अलावा ये और क्या करता है, वीकली किट इंस्पेक्शन करता है and be present at the firing of the annual musketry and revolver course in occasion when he is not relieved of these duty by superintendent, assistant deputy superintendent। तो जितनी भी ये ड्यूटीज होती है ना, जैसे कि जो
एनुअल बेसिस पे हो रही है, एनुअल फायरिंग हो रही है, या ये जितनी भी चीज़ें हो रही है मस्केटरी के ऊपर या रिवॉल्वर कोर्सेज हो रहे हैं, वहाँ पे इसकी जो प्रेजेंट रहना है वो इंपॉर्टेंट होता है किसका, रिजर्व इंस्पेक्टर का। Then reserve inspector is responsible for inspection of all guards and sentries at headquarters डिप्यूटेड फ्रॉम रिजर्व लाइन। तो ये सारी चीजें इंस्पेक्ट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरआई के ऊपर होती है। तो जितनी भी आर्म्स एंड एम्युनिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, या वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिजर्व के अंदर, ये सारी जो ड्यूटी है वो रिजर्व इंस्पेक्टर की है। ठीक है। देन ड्यूटीज ऑफ रिजर्व सब इंस्पेक्टर। अब ये रिजर्व सब इंस्पेक्टर है, एक तरीके से ये जो रिजर्व इंस्पेक्टर है उनको असिस्ट करते हैं, तो बस इतना सा हमें याद रखना है, असिस्टेंस देने के लिए काम करते हैं इनको, रिजर्व इंस्पेक्टर को। देन चैप्टर 5 आता है सर्कल इंस्पेक्टर्स के बारे में। सर्कल इंस्पेक्टर कौन हो जाते हैं, जैसे कि मान लो एक दो चार कुछ पुलिस स्टेशन एक सर्कल बना दिया उनका, कि इसके लिए एक पर्टिकुलर इंस्पेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उनको हम क्या बोल देते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर बोल देते हैं। कि यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होना, यहाँ पे क्राइम को कम करना, ठीक है, दूसरे सर्कल से एक तरीके से कोऑर्डिनेट करना जो पुलिस स्टेशन उनके अंदर आ रहे हैं, तो ये सारा काम सर्कल इंस्पेक्टर का होता है। तो ये पैरा 40 से लेके 42 के अंदर हमें दे रखा है। तो देखो क्या करता है, इस टू सुपरवाइज द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। की क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और प्रिवेंशन करता है। इन दोनों को वो करता नहीं है, इनको सुपरवाइज करता है, द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम टू कोऑर्डिनेट प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव वर्क इन पुलिस सर्कल्स। की जितना भी प्रिवेंटिव है, रोकने का काम है, डिटेक्टिव काम है, वो सारा का सारा पुलिस सर्कल्स के अंदर सही से चलता रहे, तो उसको सुपरवाइज करता है सर्कल इंस्पेक्टर। कोऑपरेटिंग विद अदर सर्कल इंस्पेक्टर, अपने जो पुलिस स्टेशन उसके अंदर आ रहे हैं दूसरे पुलिस स्टेशन के साथ कोऑपरेट करता है ये वाला जो सर्कल इंस्पेक्टर होता है। फॉर दिस पर्पस एंड टू सी दैट पुलिस एंड मोर पर्टिकुलरली द स्टेशन ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली। कि भाई जितने भी ये जैसे एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक एसएचओ बैठा होगा, हर एक के अंदर एसएचओ बैठा होगा, तो वो सारे सही से अपना काम कर रहे हैं, वो एफिशिएंटली अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। तो जितने भी ऑफिसर सबऑर्डिनेट है उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, सर्कल इंस्पेक्टर के ऊपर आ जाती है। He will maintain crime register for his circle and will receive copies of all FIRs of cognizable crime direct from the police station। तो एक क्राइम रजिस्टर मेंटेन करता है ये अपने सर्कल का, जितने भी पुलिस स्टेशन है इसके अंदर आ रहे होते हैं, और जितनी भी कॉपीज होती है उन सबकी एफआईआर जितनी भी होती है वो सारी की सारी इसको रिसीव होती है कि क्या क्या हो रहा है इसके सर्कल के अंदर। और जितने भी उसके पुलिस स्टेशन होते हैं, जैसे अगर मान लो 5 पुलिस स्टेशन आ रहे हैं उसके अंदर, तो वो 5 पुलिस स्टेशन को साल में कम से कम एक बार इंस्पेक्ट करेगा, वहां जाके देखेगा कि क्या है वहां पे चीजें सही से मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ठीक है। ही शुड विजिट द सीन ऑफ एक्रेंस एंड गाइड द इन्वेस्टिगेशन इन ऑल द इंपॉर्टेंट केसेस। अब कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया तो वहां पे फिर जो जो जहाँ पे वो क्राइम हुआ था, जो सीन ऑफ अक्रेंस हुआ था, वहां पे वो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन को गाइड करेगा क्योंकि इसको एक्सपीरियंस होता है पहले से, एंड मे बी डिप्यूटेड बाय सुपरिटेंडेंट टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन हिमसेल्फ। और सुपरिटेंडेंट के द्वारा इसको भी भेजा जा सकता है कि जो सर्कल इंस्पेक्टर है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये सारी चीजें सर्कल इंस्पेक्टर को करनी होती हैं। ठीक है। उसके बाद the circle inspector will also draw up monthly survey of crime in his circle in which he will show what measures he has initiated during the month for the prevention and detection of crime and any further action still required। तो एक मंथली सर्वे की एक तरीके से वो रिपोर्ट टाइप तैयार करेगा और उसके अंदर लिखेगा कि क्या क्या क्राइम हुए हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या स्टेप्स अभी भी लेने जरूरी है। ठीक है। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, सर्कल इंस्पेक्टर कर रहा है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द ड्यूटीज एज मेंशन अबव, पैरा 41 स्टेट अदर ड्यूटीज ऑफ सर्कल इंस्पेक्टर। तो पैरा 41 के अंदर भी अदर ड्यूटीज बता रखी है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ना एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से पैरा से लेके कौन से पैरा तक सर्कल इंस्पेक्टर की ड्यूटी बता रखी है, या कौन से पैरा से लेके कौन से पैरा तक आपको आईजी के बारे में बता रखा है, या पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर के बारे में बता रखा है। तो इस तरीके से आपको पैरास पता होने चाहिए कि कौन से पैरा के अंदर क्या बात की गई है। ठीक है। तो दूसरा काम क्या आता है इनका, टू कीप सुपरिटेंडेंट इन्फॉर्म ऑफ एवरी अक्रेंस इन द सर्कल विच द सुपरिटेंडेंट और डीएम और टू नो ऑफ। तो जितने भी उनके सर्कल के अंदर कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि डीएम को या फिर सुपरिटेंडेंट को पता होनी चाहिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है इनको, कि सुपरिटेंडेंट को बताता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट इज स्पेशली इज ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन टुवर्ड द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स लिया और इसको लगता है कि वो उसके अंदर कोई डिसअफेक्शन की फीलिंग है, तो वो जो फीलिंग्स है वो वो जो है रिपोर्ट करेगा। जैसे कि अब कोई मूवमेंट बढ़ गया है उनके सर्कल के अंदर, कोई स्केयर है, र्यूमर्स हैं जिससे कि ट्रबल हो सकती है अगर उसको सही से उसके ऊपर स्टेप्स नहीं लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो डीएम और एसपी को दी जाएगी इसके द्वारा।
देन टू टेक कमांड ऑफ पुलिस फोर्स एम्प्लॉयड इन सप्रेसिंग अ राइट, तो जितनी भी अगर सप्रेस करने के लिए, दंगों को दबाने के लिए अगर कोई पुलिस फोर्स एम्प्लॉय की गई है तो उसके अंदर ये कमांड करेगा। और अदरवाइज एक्टिवली मेंटेनिंग ऑर्डर व्हेन ही इज इन द सीनियर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट, जब वही सबसे मोस्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर होगा तो वो एक तरीके से पूरा कंट्रोल वही करेगा, जो फोर्स होगी वहां पे उसका। टू कीप डायरी रिकॉर्डिंग इज मूवमेंट्स, वो एक डायरी भी मेंटेन करेगा साथ में अपनी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ऑल्सो कॉन्फिडेंशियल नोटबुक रिकॉर्डिंग नोट्स ऑन ऑल मैटर विच ही हैज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ एसपी, तो एक कॉन्फिडेंशियल नोटबुक मेंटेन करेगा, उसके अंदर वो ऐसी चीजें रखेगा कि कौन से मैटर्स जो है मुझे एसपी की नॉलेज के अंदर लेके आने हैं, बट कैन नॉट सुटेबली मेंशन इन हिज इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो कि वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में नहीं लिख सकता था क्योंकि उसको एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी तो एसपी को भेजनी होती है। ये ऐसे मैटर्स होते हैं कि कॉन्फिडेंशियल मैटर, कि भाई ये मैं जो है खुद पर्सनल मीटिंग के अंदर उनको बताऊंगा, ये अगर रिपोर्ट में भेजूंगा तो ये और लोगों के सामने भी डिस्क्लोज हो सकती है। देन जितने भी शॉप्स हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर, उनको इंस्पेक्ट करने का काम सर्कल इंस्पेक्टर का होता है। टू कीप एसपी इन्फॉर्म्ड ऑफ द कंडक्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिस सर्कल, की किस तरीके से उसके सर्कल के जो सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस हैं वो किस तरीके से काम कर रही है, तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना एसपी को ये भी काम होता है सर्कल इंस्पेक्टर का। Then under para 42 the inspector general in his discretion can confer additional responsibility to the circle inspector, तो आईजी जो है यानी कि जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है स्टेट के अंदर, वो डायरेक्टली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्स्ट्रा दे सकते हैं पैरा 42 के अंदर ही, किसको, सर्कल इंस्पेक्टर को, कि आपको ये काम और करना है, ये तो दिया ही गया आपको, इसके अलावा ये काम आपको और करना है, तो आईजी को ये पावर्स है कि वो उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं। ठीक है। अब पैरा 43 से 64 तक जाना है हमें, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर्स और इन सब के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें समझना है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होते हैं, जिसको इन शॉर्ट हम एसएचओ भी बोल देते हैं। ठीक है। अब इस जो एसएचओ है इनके बारे में पैरा 43 टू 50 के अंदर बता रखा है और उनके फंक्शंस बता रखे हैं। तो सबसे पहले कौन होते हैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो एज पर पैरा 43 द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज अ सब इंस्पेक्टर, ये सब इंस्पेक्टर होते हैं। सेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी डिफाइंस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। 2O के अंदर भी हम जब सीआरपीसी पढ़ते हैं वहां पे भी हमें एसएचओ की डेफिनेशन दे रखी है। टू इंक्लूड व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन, की अगर मान लो कि जो ऑफिसर इन चार्ज है जिनको भी हमने एसएचओ बना रखा है वो प्रेजेंट नहीं है पुलिस स्टेशन के अंदर, वो एब्सेंट है वहां से, या फिर अनेबल नहीं है, आप जैसे कि बीमार हो गए या किसी और कारण के जैसे अपनी कोई ड्यूटीज कहीं पे करने गए हैं उस कारण से वो वहां पे अपने ऑफिस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी नेक्स्ट पुलिस ऑफिसर होगा जो कि सीनियर लेवल का होगा, उनके बाद नेक्स्ट सीनियर लेवल का जो होगा उनको हम एसएचओ बोल देंगे, लेकिन वो कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट बता देगी कि कौन से पुलिस ऑफिसर जो है वहां पे एसएचओ उस टाइम पे कहलाएंगे। तो ये इस तरीके से एसएचओ होते हैं। तो अब इनकी क्या पावर्स एंड फंक्शंस एंड ड्यूटीज होती है, तो विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज चार्ज ही कंडक्ट द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैज अथॉरिटी ओवर ऑल ब्रांचेस ऑफ द फोर्स। तो ओवरऑल ब्रांचेस, जितनी भी ओवरऑल ब्रांचेस है उनके ऊपर जो एक तरीके से जिस भी ब्रांच के अंदर वो एसएचओ है वहां पे उनके पास कंट्रोल होता है। ठीक है। तो विद इन द लिमिट्स ऑफ इस चार्ज, जितना भी इसको चार्ज दिया गया है, भाई ये वाला जो स्टेशन है पर्टिकुलरली आपके पास आएगा, तो वहां पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल, कंडक्ट, वो सारी चीजें इनके कंट्रोल में रहेंगी। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंसी ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, तो जितने भी सबॉर्डिनेट इसके अंडर आ रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज एंड फॉर द करेक्टनेस ऑफ ऑल रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय देम। तो जितने भी जैसे एक पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन होना है, रिटर्न मेंटेन होनी है, जितने भी रिपोर्ट्स मेंटेन होने हैं, उन सब की जो जिम्मेदारी है कि वो सही से हो, ये सब किसके ऊपर आ जाती है, एसएचओ के ऊपर आ जाती है। He is responsible for the safe custody of all government monies and valuable property at police station and for the correct maintenance of his account book। तो जितनी भी गवर्नमेंट की मनी है या कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसके पुलिस स्टेशन के अंदर, और सही से अकाउंट्स बुक को मेंटेन करना, इस सब की जिम्मेदारी भी एसएचओ के ऊपर है। मतलब एक तरीके से जो उसका उसका ऑफिस है, जो भी पुलिस स्टेशन उसके अंडर आ रहा है, उसकी पूरे का पूरा जो जिम्मेदारी है ना वो इसके ऊपर है, हर एक तरीके की, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी मेंटेन करना हो, रजिस्टर मेंटेन करना हो, उनके वहां पे जो ऑफिसर्स है वो सही से काम करे, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर आ रही है। He must keep a confidential notebook in the prescribed form to record therein useful information which will not find a place in official register। तो एक वो कॉन्फिडेंशियल नोटबुक भी मेंटेन कर सकते हैं कि ये जो ऑफिशियल रजिस्टर के अंदर चीजें नहीं रिकॉर्ड की जाएंगी वो अपनी इस नोटबुक में कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर वो कॉन्फिडेंशियली काम कर सके, लोगों को पता ना चले। देन जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनका ड्रिल करने का काम भी किसका होता है, एसएचओ का होता है।
ही शैल एग्जामिन इस कांस्टेबल periodically इन देयर नॉलेज ऑफ देयर बीट्स एंड ड्यूटीज, और वो periodically उनको एग्जामिन करता रहेगा कांस्टेबल को कि उनको नॉलेज है अपनी बीट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, क्या उनकी ड्यूटीज है, क्या उनकी बीट्स है। तो ये सारी चीजें वो चेक करता रहेगा विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर तो उसको चेक करना ही करना है, जैसे एनुअल एग्जाम्स होते हैं ना आपके, ऐसे इनको periodically चेक किया जाता है कि हाँ भाई आपको पता है सब कुछ उस बारे में जो आप काम कर रहे हो। देन हफ्ते में एक बारी वो थॉरो इंस्पेक्शन करता है of the kit of the police station at or near his headquarters including the तहसील guard if any and report any deficiency। तो जितनी भी किट है, जितनी भी चीजें हैं उनकी एक बारी वो इंस्पेक्शन करता है, थोरो इंस्पेक्शन करता है वीक के अंदर, और अगर कोई डेफिशिएंसीज होती है तो उनकी एक रिपोर्ट बनाता है। The firearms with their bayons, pouches and stores and all the weapons at the police station shall be in his personal charge। तो जितने भी उसने ऑफिसर्स को ये सारी चीजें दे रखी हैं, जितने भी उसके स्टेशन के अंदर ये सारी चीजें आई है, तो उसका मेन जो चार्ज माना जाएगा वो किसके पास माना जाएगा? एसएचओ के पास माना जाएगा। He shall keep his all subordinate including the rural police acquainted with such of the police gazette, criminal intelligence gazette and other information received at the station as concerned to them। तो जितने भी उसके सबॉर्डिनेट हैं, जितने भी मतलब कोई भी टाइप की पुलिस आ रही है, उनको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो पुलिस गजट के अंदर आ रही है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस गजट के अंदर आ रही है, उससे अपडेट रखता रहेगा। ही में अलाउ सबॉर्डिनेट टू गो ऑफ ड्यूटी एंड लीव द स्टेशन हाउस। तो वो क्या कर सकता है? अपने सबॉर्डिनेट को अलाउ कर सकता है कि वो ऑफ ड्यूटी जा सकते हैं और स्टेशन को लीव कर सकते हैं when they can be spared, but if he allows any officer to be absent for the night he must record the reason in journal diary। तो जब भी वो ऐसे छोड़ेगा उनको कि आपको नहीं करना है, ये चीज नहीं करनी, तो उसका जो रीजन है वो जरूर रिकॉर्ड करेगा जो एसएचओ होगा। He shall check the accounts book, compared with the relevant entries in the journal diary and verify the cash balance daily। तो ये सारी चीजें करता रहेगा, क्या कैश बैलेंस है, बुक से एंट्री मैच करना है एक तरीके से, वो सारे काम करेगा। When he deputes a subordinate officer to make investigation under section 157 of the CRPC, he must see before forwarding the report required by section 173 that investigation has been properly made। तो जब चार्जशीट भेजी जा रही होगी ना और 157 के अंदर किसी को उसने डिप्यूट किया होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, सीआरपीसी के लिए, तो वहां पे वो उस रिपोर्ट को चेक जरूर करेगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही से हुई है या नहीं हुई है, रिपोर्ट को सेंड करने से पहले। ठीक है। देन सबॉर्डिनेट सब इंस्पेक्टर्स बना दिए गए हैं। तो इनका क्या काम होता है? तो जो सेकंड ऑफिसर्स होते हैं पुलिस स्टेशन के ऊपर, ये क्या होते हैं? सब इंस्पेक्टर होते हैं। उनकी ड्यूटीज क्या होती है? टू असेंबल द मॉर्निंग परेड, जो स्टेशन के अंदर मॉर्निंग परेड है उसको असेंबल करना। टू टेल ऑफ सबॉर्डिनेट फॉर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज, की जितने भी ऑफ सबॉर्डिनेट्स हैं उनको उनकी ड्यूटीज बताना, जैसे कि एसएचओ ने बोली है। टू गिव देम इंस्ट्रक्शन एंड टू सी दैट देयर ड्यूटीज आर प्रॉपर्ली परफॉर्म। तो एसएचओ डायरेक्टली नहीं, इनके थ्रू चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। टू रिपोर्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑल डिफेक्ट्स ओमिशन टू परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय सबॉर्डिनेट। तो ऑफिसर इन चार्ज को बताते हैं कि देख लो हमारे स्टेशन के अंदर ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये डिफेक्ट चल रहा है। टू इन्वेस्टिगेट केसेस मेड ओवर टू हिम बाय ऑफिसर इन चार्ज एंड रिपोर्ट टू हिम द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो अगर कोई केस डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको दिया गया है सब इंस्पेक्टर को, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और जो भी रिजल्ट होगा वो जाके एसएचओ को बताएगा। टू ड्रिल द पुलिस अटैच टू द स्टेशन, वही जो ऊपर एसएचओ का काम था, इसको सबऑर्डिनेट को दे दिया। टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज एंड टू सी दैट दीज ऑर्डर आर ओबेड बाय द सबऑर्डिनेट पुलिस। तो जितने भी ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको एक तरीके से ऑफिसर इन चार्ज के द्वारा जो भी ऑर्डर्स दिए गए उनको मेंटेन करना, उनको फॉलो करना, ओबे करना, और ये भी देखना कि उस जितने भी और सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी उसको फॉलो करें। देन हेड कांस्टेबल स्टेशन राइटर भी बोलते हैं जिनको हम। हेड कांस्टेबल कौन होते हैं? ही इज द ऑफिस क्लर्क, रिकॉर्ड कीपर एंड अकाउंटेंट ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो ऑफिस क्लर्क है एक तरीके से, जितना भी रिकॉर्ड को मेंटेन करना है वो यही करते हैं, और अकाउंटेंट जो है पुलिस स्टेशन के यही कहलाते हैं। हेड कांस्टेबल स्टेशन राइटर। ठीक है। अब कांस्टेबल जो है पैरा 61 के अंदर डील किए गए हैं ऑफ सिविल पुलिस के। कांस्टेबल ऑफ सिविल पुलिस विल नॉट बी आर्म्ड एक्सेप्ट ऑन स्पेशल ओकेजन। तो इनको कोई भी आर्म्स एम्यूनेशन नहीं दी जाएगी। जब भी आप देखोगे कांस्टेबल्स के पास कोई भी गन या इस तरीके की चीज नहीं होती, तो स्पेशल ओकेजन पे इनको दी जा सकती है, अदरवाइज इनको नहीं दी जाती। द प्रिंसिपल ड्यूटी इज द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। का काम क्या होता है कि क्राइम को रोकना, कि क्राइम ना हो। दे मस्ट बी courteous and considerate to the public whose servant they are। तो जो भी जिनके वो सर्वेंट है पब्लिक के और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं उनके प्रति उनको इज्जत की भावना रखनी चाहिए और कंसिडरेट रहने चाहिए वो। अब आपको पता है कि क्या होता है वैसे तो। आर्म पुलिस के बारे में, अब ऐसी पुलिस जिनके पास आर्म्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें पैरा 65 से 72 के अंदर दे रखा है। तो किस तरीके से काम करते हैं? तो जो आर्म पुलिस होती है आर इंटेंडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेजरीज, तहसील, लोकअप्स, फॉर द एस्कॉर्ट्स ऑफ ट्रेजर्स, पेंशनर्स,
government property for service of magazine and quarter guard for the suppression and prevention of disorder of crimes and violence and for the pursue and apprehension of dangerous criminals। तो ये सारे के सारे काम जो है आम पुलिस के पास आ रहे हैं। जितनी प्रोटेक्शन का काम हो गया, ट्रेजरीज के, तहसील्स के, लॉकअप्स के, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बचाना, प्रिजनर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जितना भी है, जैसे अगर कोई डिसऑर्डर हो रहा है, क्राइम हो रहा है, वायलेंस हो रहा है उनकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको रोकना। तो ये सारा का सारा डेंजरस क्रिमिनल्स को एप्रीहेंड ना होने देना, भागने ना देना। तो ये सारा काम किनका होता है? आर्म्ड फोर्सेस का होता है, क्योंकि जब उनके पास आर्म्स होगी तभी तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। दिस ब्रांच ऑफ द फोर्स इज अंडर द स्पेशल चार्ज ऑफ द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। तो डायरेक्टली ये किसके कंट्रोल के अंदर आ रहे होते हैं? डीआईजी के कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरिटेंडेंट मेंटेन डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो बेसिकली ये डीआईजी के कंट्रोल के अंदर आ रहे होते हैं जो आर्म फोर्सेज होती हैं। आपने देखा होगा जब जैसे प्रिजनर्स को लेके आते हैं तो एक फोर्स होती है जिसके पास आर्म्स, एम्यूनेशन होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो वो डायरेक्टली डीआईजी के कंट्रोल के अंदर आ रही होती है। अभी किस तरीके से डेप्यूटेशन करते हैं आर्म फोर्सेस का अलग अलग ओकेशन के ऊपर। तो जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेशन है, ठीक है, कोई ऐसे इस तरीके से प्रोसेशन निकाल रहा है, रिलीजियस सेरेमनीज है कोई, when armed police are deputed at headquarters the SP will be responsible for the police arrangement। तो यहाँ पे फिर SP जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पुलिस अरेंजमेंट के लिए, कि वहाँ पे वो एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आर्म फोर्सेस को अरेंज करे। A gazetted officer or an inspector should when possible be placed in command of the armed police employed। तो कोई भी गजेटेड ऑफिसर या फिर इंस्पेक्टर को क्या किया जाएगा? यहाँ पे कमांड के तौर पर डिप्लॉय किया जाएगा कि आपको इनको कमांड देनी है जो भी होगी। In the rural areas, also a gazetted officer or inspector should be placed in charge when there is a reason to apprehend serious trouble। तो यहाँ पे जो रूरल एरियाज है वहाँ पे डायरेक्टली गजेटेड ऑफिसर को या इंस्पेक्टर को भी क्या बनाया जा सकता है? इंचार्ज बनाया जा सकता है। जब इस तरीके का कोई हमको लग रहा है कि कोई सीरियस ट्रबल होने वाली है या कोई सीरियस ट्रबल हो सकती है उसको रोकने के लिए, तो वहाँ पे इनको इंचार्ज बनाया जा सकता है, ठीक है। तो फिर अब जो पुलिस को क्राउड के अगेंस्ट कैसे यूज करना होता है, ये हमें चैप्टर 5 और चैप्टर 10 जो है हमारे सीआरपीसी का उसके अंदर दे रखा है। अगर आपको याद होगा तो वो 129, 130, 131 ये वाले जो सेक्शंस है एक बार इनको रीड कीजिएगा कि किस तरीके से अगर फोर्सेस होती हैं, कोई पे कोई क्राउड इकट्ठा होता है, उनको ऑर्डर दिया जाता है कि वो डिस्पेंस हो जाए, फिर वो डिस्पेंस नहीं होते तो किस तरीके से उनको डिस्पेंस किया जाता है फोर्सेस को यूज करके। तो वो सारी चीजें हमें सीआरपीसी के अंदर दे रखी हैं। तो वही यहाँ पे बता रखा है, उसी को यहाँ पे एक तरीके से दोबारा से रिपीट किया गया। तो इसको अगर आप एक बार अगर आपने सीआरपीसी पढ़ रखा है, जिसको भी हम पढ़ेंगे भी, तो वहाँ पे भी सेम चीज आएगी, तो इस पेज को हम स्किप कर सकते हैं। देन आर्म ट्रेनिंग रिजर्व। अब यहाँ पे क्या है? प्रोवाइड फॉर रिजर्व ऑफ आर्म पुलिस। इट स्टेट दैट रिजर्व ऑफ आर्म पुलिस इज टू बी मेंटेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, कि हम इसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेंटेन करेंगे। इट स्ट्रेंथ इज फिक्स फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको भी फिक्स रखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी हमें आर्म पुलिस की रिजर्व को रखना है। प्रोवाइड फॉर टाइम लिमिट ऑफ सर्विस इन आर्म सर्विसेज, और एक टाइम लिमिट भी बताई गई है पैरा 17 के अंदर कि कितने टाइम के लिए कोई आर्म रिजर्व के अंदर रहेगा, आर्म्स जो सर्विसेज है उसको देगा। सर्विस इन द आर्म रिजर्व मस्ट बी असाइंड बाय रोस्टर और सो एज टू पास एवरी मेंबर ऑफ द आर्म पुलिस थ्रू द रिजर्व इन टर्न। द पीरियड ऑफ सर्विस शुड नॉट एक्सीड 2 मंथ्स। 2 महीने से ज्यादा का जो पीरियड है वो एक्सीड नहीं होगा, ठीक है, और वो रोस्टर के थ्रू चेंज होता रहेगा, सबको वहां पे मौका मिलेगा। स्टेट दैट सुपरिटेंडेंट में असाइन मैन ऑन लीव टू द रिजर्व। तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट के पास ये पावर है कि वो रिजर्व के अंदर जो मैन है उनको लीव के ऊपर भेज सकते हैं, बट द प्रोपोर्शन ऑफ सच मैन मस्ट नॉट एक्सीड 11/85 ऑफ द रिजर्व। तो ये जो प्रोपोर्शन है ना वो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रोपोर्शन बता दी गई है जिनको आप लीव पे भेज रहे हो, ठीक है। देन माउंटेड पुलिस के बारे में बता रखा है। अब ये माउंटेड पुलिस क्या करती है? तो जितनी पेट्रोलिंग होती है जो आप रोड के ऊपर देख रहे होते हो, एस्कॉर्टिंग प्रिजनर्स एंड ट्रेजर, ये सारा काम करती है। जितनी भी कम्युनिकेशन होती है स्पेशल एजेंसी की वो काम करती है। क्रिमिनल्स को फॉलो अप करना, ठीक है, कोई अगर ऑर्गेनाइज डकैती हो रही है या कोई किसी और तरीके की डिस्टर्बेंसेस हो रही है उनको रोकना, दबाना, सेरेमोनियल एस्कॉर्ट्स, ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है? माउंटेड पुलिस के अंदर आती है। अब ये जो माउंटेड ऑर्डिलर्स होते हैं, ऑर्डिलर मतलब जो सीख रहे होते हैं ना अभी, जिनको अच्छे से नहीं आता, जो प्रैक्टिस के ऊपर होते हैं एक तरीके से, या आप कह सकते हो कि अभी अपनी चीज को सीख रहे होते हैं और ड्यूटी को करना। तो 2 माउंटेड ऑर्डिलरीज जो होते हैं वो अलाउड होते हैं हर एक मेंबर के साथ ऑफ द बोर्ड ऑफ रिवेन्यू वाइल ऑन टूर इन द प्लेन्स। जब भी वो प्लेन्स के अंदर जा रहे हैं बोर्ड ऑफ द रिवेन्यू, तो उनके साथ 2 माउंटेड ऑर्डिल्स अलाउड होते हैं। एंड कमिश्नर वाइल इन टूर इन देयर डिवीजन, और कमिश्नर जब इस तरीके से अपने टूर के ऊपर होते हैं अपने डिवीजन के अंदर, तो वहां पे भी 2 ऑर्डिलीज जो होते हैं वो अलाउड होते हैं। Mounted orderlies will be given at all time in the requisition of the commissioner and district magistrate to carry out communication of special urgency। तो जितने भी माउंटेड ऑर्डलियर्स होते हैं इनको एक तरीके से
पावर दी गई है कि एक हर एक वक्त जो कमिश्नर होते हैं अपने एरिया के या जो डीएम होते हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट कर सकते हैं स्पेशल अर्जेंसी की सिचुएशन के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेड पुलिस आर फॉर्म्ड इनटू ट्रूप्स एट सर्टेन हेडक्वार्टर्स, कुछ कुछ हेडक्वार्टर्स के अंदर इनको बनाया जाता है। प्रोवाइडेड फॉर ट्रेनिंग ऑफ माउंटेड पुलिस, ऑल माउंटेड पुलिस रिक्रूट्स इंक्लूडिंग मेन ट्रांसफर फ्रॉम द फुट पुलिस विल बी ऑन द प्रोबेशन ऑफ 2 years। तो जितने भी ये होंगे माउंटेड पुलिस जितने भी होंगे इनको 2 साल के प्रोबेशन के ऊपर रखा जाएगा। जैसे फुट पुलिस से भी अगर ये ट्रांसफर होंगे ना तो इनको 2 साल के प्रोबेशन के ऊपर रखा जाएगा। देन हमारे पास आती है विलेज पुलिस। विलेज पुलिस जो होती है चीफ ड्यूटी ऑफ विलेज चौकीदार जिनको हम बोलते हैं, द विलेज चौकीदार इज अ विलेज सर्वेंट, एक तरीके से विलेज सर्वेंट बोला गया है। हुज चीफ ड्यूटी इज द वॉच एंड वार्ड ऑफ द विलेज इन हिज चार्ज। तो जितना जो भी विलेज उसको दिया गया उसको एक तरीके से पूरा देखना, उसकी जिम्मेदारी रखना एक तरीके से चौकीदार की होती है, विलेज चौकीदार की। ही इज रिक्वायर्ड टू कैरी रिपोर्ट्स फॉर द विलेज हेडमैन टू असिस्ट हिम इन ट्रेसिंग ऑफेंडर्स एंड टू मेक अरेस्ट एज ऑथराइज बाय लॉ। तो एक तरीके से जितनी भी रिपोर्ट्स बनानी है विलेज हेडमैन को असिस्ट करेगा उसके अंदर ये, और जितने भी इस तरीके से ऑफेंडर्स हैं उनको अरेस्ट करेगा जो कि लॉ के थ्रू ऑथराइज किया गया है। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द डीएम फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। सो ये भी डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, डीएम को ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अटेंडेंस ऑफ विलेज चौकीदास मस्ट अटेंड एट देयर पुलिस स्टेशन ऑन फिक्स्ड डेट ट्वाइस अ मंथ फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग बर्ड्स एंड डेथ्स ऑन वन ऑफ दीज डेट्स दे मस्ट गिवन देयर पे। ठीक है, तो इनको एटलीस्ट क्या करना है, एक फिक्स डेट के ऊपर 2 बारी महीने में अपना जो इनका पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर जाके रिपोर्ट करना है, और वहां पे रिपोर्ट देंगे कि उनके विलेज के अंदर कितने बर्ड्स हुए, डेथ्स हुए, और इसी दिन पे उनको पे भी किया जाएगा। देन अपॉइंटमेंट ऑफ विलेज चौकीदार आर अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम अपॉइंट करते हैं। दे में भी डिसमिस बाय डीएम, और डीएम ही इनको डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। देन हम इससे नेक्स्ट आगे का करेंगे। ठीक है, तो कितने पैरास तक हमारे कंप्लीट हो गए, पैरा 96 तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा क्लासेस नहीं लगेंगी इसके अंदर, हमारा विद इन 15 days ये कंप्लीट हो जाएगा, उससे भी कम में ही कंप्लीट हो जाएगा। देन हम जो पुलिस एक्ट है वो तो हमारा 1 दिन का है, यूपी पुलिस एक्ट जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सीआरपीसी हमने स्टार्ट किया है सीआरपीसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, एविडेंस एक्ट को स्टार्ट करेंगे और आईपीसी को स्टार्ट करेंगे। देन हम एक ये जब हमें लगेगा पूरा होते हुए कंप्लीट होते हुए दिखेगा, साथ में फिर जीके के पार्ट को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा पेपर 1 है, ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से हम पूरी तैयारी जो है यूपी एपीओ की करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।